नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है एक ऐसा शो है जिसमें हम आपका सामना उन तथ्यों से कराते हैं जो आपके आसपास तो होते हैं लेकिन कई बार वो गुम रहते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखें लगभग घोषित होने वाली हैं। 2 महीने के करीब का वक्त बचा है और आपको अपनी नई सरकार और नए नेता और वो नेता चुनने हैं जो आपके देश और आपकी भविष्य की दिशा और दशा तय करेंगे। आपका एक दिन का जो वोट है, जो सबसे बड़ी ताकत है, वो 5 साल के लिए आपको उन नेताओं के को चुनने के अंदर मदद तो करेगा, लेकिन 5 साल तक फिर आपको अपने उन्हीं नेताओं की तरफ देखना होगा जिनको आप चुनते हैं। सवाल यह है कि कौन लोग आपके आसपास हैं, कौन लोग आपके पास आएंगे, कौन लोग आपको लुभाएंगे। आज के घटनाक्रम पे अगर आप बात करें तो चंद्रबाबू नायडू धरने पर हैं और उन्होंने बाकायदा विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से कहा है कि उनके राज्य को यानी आंध्र प्रदेश को बाकायदा स्पेशल स्टेटस दिया जाए। 4 साल तक वो सत्ता में रहे, गठबंधन के रहे, अंदर रहे और वो कभी धरने पर नहीं बैठे, लेकिन अब बाहर होकर वो एनडीए के खिलाफ जाकर यूपीए में शामिल हो गए हैं और एक तरह से सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये भी एक चेहरा हो सकता है, यानी ये भी गठबंधन के एक स्वरूप हो सकता है। उसके अलावा यूपी के अंदर आपने देखा होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है सड़क पर थी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। लेकिन आपको एक और डेवलपमेंट बता दें कि वहां पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी अब कांग्रेस को लिफ्ट देने लगी हैं। 15 सीटों का ऑफर किया गया, पहले लिफ्ट नहीं मिल रही थी, अब कहा जा रहा है कि 15 सीटें और ले लो। कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है, उत्साहित है, वो अभी 15 सीटों पर भी तैयार नहीं है। एक बात, इसके अलावा एक और बात है कि सीएजी की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंच चुकी है और संसद में हो सकता है कल रखी जाए और हो सकता है जल्दी रखी जाए। यानी सीएजी की रिपोर्ट जो है वो भी बहुत जल्द सामने आने वाली है। और राफेल को लेकर एक बार फिर कांग्रेस हमलावर रही और यूपी में बाकायदा नारे लगवाए। और यह हम आपको बता दें, शुरू में राफेल को लेकर कहा गया कि पैसे ज्यादा दिए गए, उसके बाद आरोप लगा कि पीएमओ जो है वो पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे हैं, एक चिट्ठी का जिक्र किया गया। उसके अलावा और भी तमाम चीजों अब यह कहा जा रहा है कि मानकों में भी कहीं ना कहीं चेंजिंग की गई है और जिस तरह से करप्शन को लेकर कोई क्लॉज था उसे भी बदला गया। हालांकि यह भी कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तमाम बातें आपको नजर में रखनी है। जब आपके नेता आपके पास आए तो आप उनसे इन तमाम सवालों पर पूछिए कि आखिर में इन सब का जवाब क्या है। आप देखें, आज भी यूपी के अंदर तमाम चीजें हुई हैं। राहुल गांधी ने किस तरह सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी भी आज वृंदावन रहे और उन्होंने गरीबों की बात की, किसानों की बात की। हम वो भी आपको याद दिलाएंगे और एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। पहले देखते हैं यूपी में किस तरह का घटनाक्रम रहा और फिर पैनल से बात करेंगे कि उनके पिटारे में क्या है। और राजनीतिक एक्सपर्ट हमारे साथ रहेंगे ऋषि मिश्रा जी, उनसे पूछेंगे कि राजनीति इस बार कैसी होगी, 2019 में किन लोगों से आपको चुनना है। 56 इंच की छाती यूं आजकल नरेंद्र मोदी क्यों भाषण करते हैं? भाई और बहनों, मैं अनिल अंबानी को नहीं जानता। मैंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए नहीं दिए। वायुसेना के लोगों ने यह नहीं कहा कि मैं पैरेलल नेगोशिएशन करता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे साफ बोला कि 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को देते हैं। मोदी जी के अंदर जो खोखलापन था वो पूरे देश के सामने आ गया है। पूरे देश को, देश के युवाओं को, देश के किसानों को मालूम है कि चौकीदार चोर है। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास एक के बाद एक इश्यूज है। आप भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हो, बोलो चौकीदार चोर है। जी हां, ये तमाम वो मुद्दे रहेंगे जिस पर कहीं ना कहीं 2019 का घमासान होगा। पैनल से आपकी मुलाकात करा देते राजेश यादव जी हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजेश यादव जी आपका। बीनू मेनन रहेंगे हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बीनू मेनन जी का बहुत बहुत स्वागत है। वकार चौधरी रहेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत बहुत खैर मकदम है वकार चौधरी आपका। और ऋषि मिश्रा रहेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ, दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि मिश्रा जी। बीनू मेनन, वृंदावन में पीएम मोदी ने किसानों की बात की है, 6,000 रुपए देने की बात कही है और जिक्र किया है कि हम गरीबों की थाली जो है वो कहीं ना कहीं सस्ती भी करेंगे और किसान जो अन्नदाता है उसका भी ध्यान रखेंगे। लेकिन गाय का भी जिक्र है, तमाम चीजें हैं। लेकिन इस बार फिर अगर देखा जाए तो करप्शन मुद्दा रहेगा। पिछली बार भी रहा था, अब भी रहेगा राफेल को लेकर।
अगर बात करें सीएजी की रिपोर्ट जो है सौंप दी गई है राष्ट्रपति महोदय को, कल संसद में आ सकती है, कितनी उम्मीद है आपको कि सीएजी की रिपोर्ट में डिफेंड करेंगे आप, क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो चुके हैं? देखिए, राफेल का डील जो है ये मैन्युफैक्चर्ड है। जितना ये जो मुद्दा बनाया है, जब रॉबर्ट वाड्रा से जो ध्यान है उसको हटाने के लिए ये जो मुद्दा जो है कांग्रेस का 4 साल से आपका ही ध्यान हटा हुआ था, आपको याद नहीं आ रहा? नहीं, 4 साल से हमारा ध्यान नहीं हटा था। हमारे से पहले, हमारी सत्ता में आने से पहले कार्रवाई चल रही थी। अब जाके जो है कोर्ट के डायरेक्शन पे उन्होंने ईडी पे अपीयर किया है। चाहे वो स्काईलाइन इंटरनेशनल हो, स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी हो, 1 लाख से इन्वेस्ट कर जो 325 करोड़ रुपए जो रॉबर्ट वाड्रा ने कमा लिया, ऐसा जो सुपर बिजनेस जो किया, ये सब चीजें खुल रही हैं इनकी। जो दुबई की कंपनी से द्वारा खरीदा जाना, 12 ब्रैंकटन रोड में स्ट्रीट में जो प्रॉपर्टी खरीदना, ये सब चीजें धीरे धीरे आ रही हैं। नहीं, सीएजी की वही रिपोर्ट है जिसको कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमने सीएजी में जिक्र कर दिया। जहां तक राफेल की बात है, राफेल जो है हमने जो है इट्स क्लियर कि हमने जो ये डील कर रहे थे उससे 9% सस्ता लिया है। अगर आप देखते हैं अगर एस्केलेशन जो रेट था वो 3.9 था इनके टाइम पे, जो ये बातचीत कर रहे थे, जबकि इन्होंने किया कुछ नहीं। जो बातचीत थी 3.9% पे था, हमने 3.5% पे लिया है। दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि हमने सस्ता लिया है। दूसरा, 1985 से हमारे पास जेट फाइटर्स हमने खरीदे दिए हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ कांग्रेस खेलती आ रही है अभी तक। किस लिए, किस देश की क्या इनकी मंशा क्या है? देश के सिक्योरिटी से ज्यादा इनके लिए क्या चीज सर्वप्रिय है? किस देश के क्या तहत है इनका, क्या कॉन्स्पिरेसी है इनकी? ठीक है, पूछ लेते हैं राजेश यादव जी। राजेश जी, आपको देश की सुरक्षा से ज्यादा किस चीज से प्यार है? ये बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लग रहा है। देखिए, ये राफेल लेके कौन आया था? राफेल कांग्रेस पार्टी ने ही सेलेक्ट करा था। सेलेक्ट करा था, लेके तो नहीं आए। सुनिए, एक जहाज बहुत बढ़िया है और ये बहुत सारे देशों से जो है जहाज के मंगाए, अपने वैज्ञानिक और अपने सेना को, लोगों को सब चीज जानबूझ के परख के राफेल लाए। तो राफेल के साथ, और वो भी 1 से 36 सेना के लोगों ने कहा, ये सिर्फ 36 खरीद रहे हैं 1 से 26 की जगह। तो आप समझिए खिलवाड़ कौन कर रहे हैं? ये तो लोग जानते हैं। नहीं, सवाल ये हो रहा है कि वाड्रा से ध्यान हटाने के लिए आप कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं विनू मेनन। देखिए, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इनके जो टर्मिंग थी, इन्होंने सिग्नेचर के बाद 11 साल के बाद डिलीवरी थी। ये कोई और ये बात बताते हैं इस चीज को। विनू जी सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। डिबेट का नहीं है, या तो आप बोल लीजिए और ये बीच में इस तरह से नहीं, वो जवाब दे रहे हैं राजेश जी, वो भी जवाब दे रहे हैं। आप बात देखिए, वढेरा जी के लिए जो ये कह रहे हैं 3 दिन में रोज लगातार 9-9 घंटे पूछताछ कर रहे हैं, करिए। लेकिन आप ये तो बता दीजिए, जब दुनिया कह रही है कि प्रधानमंत्री को कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने डील करी है, जब चौकीदार चोर है, आप कह रहे हैं, आपके इतने बड़े जो वकील हैं देश में, सब भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वकील हैं, कोई भी कहता है मानहान का दावा अरे ठोकिए ना मानहान का दावा, आप में हिम्मत है? और जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अगर आप सच्चे हैं, कांग्रेस को बेनकाब करिए। अरे प्रधानमंत्री का पद इतना बड़ा पद होता है, उस पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। अगर उस आरोपों में सच्चाई नहीं है तो आप जो है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन कर दीजिए और कहिए कांग्रेस गलत है। क्योंकि कांग्रेस सही है, कांग्रेस को हकीकत पता है। लेकिन राजेश जी, ये प्रियंका गांधी के मैदान में आने के बाद आपका भी उत्साह बढ़ा है। देखिए ना, उत्साह तो पूरे देश में, देश की जनता का बढ़ा है, गरीब लोगों का बढ़ा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बढ़ा है। देश में गरीब लोगों की डिमांड थी प्रियंका जी को। कौन से गरीब? जो इंदिरा जी ने जिनको कहा था कि गरीबी दूर की जाएगी। देखिए जी, जिनको कहा था, इंदिरा जी ने कहा था गरीबी दूर की जाएगी, वो वाले गरीब। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने कहा गरीबी दूर करी जाए, गरीबी दूर करेंगे। हाँ। नारे ऐसे नहीं देंगे 2 करोड़ को लोगों को जो है जुमलेबाजी, रोजगार देंगे, जुमलेबाजी नहीं दिखाएंगे। हाँ। लोकपाल पर जुमलेबाजी नहीं दिखाएंगे। ये अपने देखिए, अब समय आ गया है, लोग की, देश की जनता पूछेगी। आप बोली लगा रहे थे बिहार में, देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से बोली लगाई, चंद्रबाबू नायडू क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपके साथ थे बहुत सारे नेता बड़े बड़े, आपके जो ओम प्रकाश चंद्रबाबू नायडू का सवाल यही है, 4 साल तक वो सरकार में रहे, उसके बाद छोड़ के आपके साथ आगे उनकी, ये सारे लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? 4 साल पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री के साथ हम रहे, वकार चौधरी दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वकार चौधरी, करप्शन मुद्दा रहेगा, करप्शन मुद्दा रहेगा निश्चित तौर पर, बल्कि कहा जाएगा कि जो भी जिसके खिलाफ हथियार मिलेंगे वो इस्तेमाल किए जाएंगे।
राफेल आया नहीं आया, उसने दुश्मनों के कैसे चक्के छुड़ाए, वो तो बात की बात है, लेकिन हमारे यहां पॉलिटिकल पार्टीज उससे बड़ा मारक क्षमता जो है वो चेक कर रही हैं और लगातार एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। आपका रुख क्या होगा, क्योंकि आज आप चंद्रबाबू नायडू के साथ भी दिखाई दिए, गठबंधन में भी आप जाना चाहते हो लेकिन कोई ले नहीं रहा, लेकिन गठबंधन के आप विरोधी भी हो। क्या लगता है करप्शन पे आप उसी मंशा से लड़ेंगे जैसे शीला के खिलाफ लड़े थे? जी खालिद साहब, 2014 की जब हम बात करें तो एक नारा दिया गया था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये वही मोदी सरकार थी जो भ्रष्टाचार पे बहुत बड़े बड़े वादे करती थी। आज के हिंदू पेपर में अगर हम देखें राफेल डील में उस क्लोज को हटा दिया गया। कितनी शर्मनाक बात है कि आप उस डील में एक क्लोज था आपका कि इस डील में कोई भी अगर करप्शन होता है तो वो कोई जांच नहीं हो सकती इसकी। तो कितनी बड़ी शर्म की बात है खालिद साहब कि एक राफेल डील, इतनी बड़ी डील, 586 करोड़ रुपए का जहाज आपने 16,000 करोड़ रुपए में खरीदा है, और उसके बाद अगर भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी कोई जांच नहीं की जाएगी। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो माननीय प्रधानमंत्री जी थे। कहा गया इनका प्रधानमंत्री जी का नारा कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार पे मार, सब बात झूठी है इन लोगों की। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्टिकल है ये, इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं हुई है, ये ऑथेंटिसिटी हो जाएगी सर। ये आपने हिंदू का कोट किया, दूसरे न्यूज़पेपर्स में ये कोट किया है कि और भी कोट किया, एक पेपर ने कहा है कि ये सब कुछ सही है। दरअसल में मीडिया, मोदी मीडिया ने इतना देश पे अत्याचार किया हुआ है कि वो खिलाफ। अरे आपने वकार साहब मोदी मीडिया कह तो दिया, लेकिन मीडिया जो है वो जो मीडिया आपके जब सवाल उठाता है कि आप शीला के खिलाफ वाला बक्सा कहां है, तो आप मोदी मीडिया कहने लगते हो, वो बक्सा कहां है? नहीं खालिद साहब देखिए, मोदी मीडिया बिल्कुल एक पैरेलल काम कर रही है देश में। नहीं, जब आप भी तो कहीं बिल्कुल नहीं हो, शीला दीक्षित के खिलाफ आपके पास पूरा बक्सा था, वो बक्सा कहां है, वो अभी तो पूछता है ना मीडिया। नहीं, वो तो पूरा जग जाहिर है कि जब हमारी सरकार बनी थी हमसे 3 दिन के अंदर अंदर एसी भी छीन ली गई थी, वरना बक्सा क्या सारी चीज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आज भी है। भ्रष्टाचार हमारी प्रमुख मांग है, सबसे पहली मांग। ऋषि मिश्रा जी, हम जो मिश्रा जी ये कह रहे हैं बक्सा तो इनके पास है लेकिन निकाला नहीं है इन्होंने। कह रहे हैं बक्सा तो है हमारे पास करप्शन के खिलाफ, लेकिन सभी दलों का आप रूप देख रहे हैं। आज वो एक रिपोर्ट की बात भी की जा रही है, लेकिन राफेल को लेकर जिस तरह से चीजें आई पिछली बार भी अभी भी, लेकिन दो चेहरे सामने आ रहे हैं। गठबंधन दोनों तरफ है, एनडीए भी गठबंधन है, यूपीए भी गठबंधन है। हालांकि एक और गठबंधन चला था, वो केसीआर ग्रुप भी कर रहा था कुछ, लेकिन जनता किन में से चुने, क्योंकि मुद्दे अगर देखा जाए बहुत टिपिकल हो चुके हैं। यूपी में प्रियंका के आने के बाद जो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी थी वो कह रही नहीं अब 15 सीटें आप ले लीजिए, पहले एक भी सीट देने को तैयार नहीं थे, मतलब अगर देखा जाए तो अब 15 दे रहे हैं। क्या लगता है राजनीति में ये बदलाव अभी और देखे जाएंगे? देखिए, नो डाउट प्रियंका गांधी के आने से जो कांग्रेस खासकर यूपी में एक तरह से मृत सैया पे थी, उसको कहीं न कहीं जान फूंकने का काम आज प्रियंका गांधी ने इस मेगा रोड शो से जरूर किया है। कांग्रेस जो मृत थी उसमें कहीं न कहीं जान आएगा। लेकिन 2-3 बातें हैं, जैसे आपने शुरुआत में चंद्रबाबू नायडू की बात की। चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी से कोलिशन हुआ था 2014 में, और एक उसका सबसे बड़ा शर्त था कि आंध्र प्रदेश के जो डिवाइड किया गया था, उसके बाद एक बहुत बड़ा पैकेज का नरेंद्र मोदी जी 2014 के रैली में किए थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो एक विशेष स्टेटस का दर्जा देंगे। विशेष स्टेटस को मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि हम सपोर्ट पूरा करेंगे, लेकिन स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया था। ये बाद में, और ये सिफारिशें भी मनमोहन सरकार के जमाने की, ये बाद में कहा, बाद में नहीं, चुनाव में मेरे हिसाब से जहां तक मैं करेक्ट हूं, वकार जी मुझे बोलने दीजिए, आप बोल लीजिएगा। जहां तक मुझे याद है 2014 में नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि यदि बीजेपी सत्ता में आती है स्पेशल स्टेटस का दर्जा देंगे। यही मांग चंद्रबाबू नायडू मोदी जी से किया था। नहीं करने के कारण चंद्रबाबू नायडू को भी चुनाव में जाना है, उनको लोगों को बताना है कि हम आपके कितने फिक्रमंद करते हैं कि यदि मुझे स्टेटस नहीं दिया गया तो वो अलग हो गया। एक बात ये। दूसरा बात, कैग की बात आपने की कि कैग का रिपोर्ट कल आएगा, तो कैग के रिपोर्ट पर कांग्रेस खुद प्रश्न चिन्ह उठा दी है, क्योंकि जिसके जो कैग के जो चेयरमैन है राजीव महर्षि, वो जब ये राफेल का मामला हुआ था तो वो भारत के वित्त सचिव थे, और कपिल सिब्बल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कल देखा ही होगा कि वो राजीव महर्षि के क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि जो एक खुद जांच के घेरे में है, वित्त सचिव रहते हुए घटना हुई, अभी वो कैग के चेयरमैन है, तो जो खुद जांच के घेरे में है वो अपना जांच कैसे कर सकता है? तो कल का दिन भी बहुत घमासान होने की संभावना है खालिद जी, क्योंकि कल यदि कैग का रिपोर्ट पार्लियामेंट में यदि होता है
तो इस पे कांग्रेस बहुत घमासान करेगी। जहां तक गठबंधन की बात है, सवाल एक बार फिर उठ सकता है। जी, जहां तक गठबंधन की बात है तो बहुत जगह कांग्रेस ने गठबंधन सॉलिड रूप में दिया है। जैसे झारखंड में देखिए कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ रही है, बाकी अन्य जो झारखंड में जो शिबू सोरेन बड़ी पार्टी होते हुए भी जिसके 20% वोट यदि 2014 में देखेंगे तो कांग्रेस के 10% ही थे, इनके 20% थे। 20% वाले माइनर पार्टनर हैं और 10% वाले मेजर पार्टनर हैं, तो वहां कांग्रेस को सफलता मिलती दिख रही है। बिहार में हमें लगता है कि कांग्रेस का गठबंधन सॉलिड रहेगा, लेकिन जैसे बंगाल में आते हैं तो मुझे थोड़ा ये होता है कि कांग्रेस वहां गठबंधन नहीं हो पा रहा है। हाँ। फिर तमिलनाडु में कांग्रेस को अच्छा डीएमके का सहारा मिल रहा है, यानी कर्नाटक में अलग सहारा मिल रहा है, हर स्टेट में अलग का है, तो कहीं कांग्रेस को फायदा है, कहीं कांग्रेस बीनू मेनन, ये ऋषि मिश्रा ने एक और बात फिर कही है कि संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लगा है। जिस तरह से राजीव महर्षि की बात कर रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसके अलावा अच्छी बात कोट करी। एक मिनट सवाल तो सुन लें, आप उत्साहित बहुत है। सीएजी को लेकर कह रहे हैं, उसके अलावा एक चिट्ठी जो थी जो पीएमओ के इंटरफेरेंस को लेकर भी थी, जिसमें कहा गया था रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी की तरफ से, उन्होंने कहा था कि अगर आपको ही डील करनी है तो आप कर लीजिए। उसके अलावा और भी तमाम चीजें थी। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो संस्थाएं हैं खासतौर से ऐसी, उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर या चर्चा को लेकर, जिस तरह से एनएसएस की तरफ से भी एक तरह से पी मोहन ने भी इस्तीफा दे दिया और वो जेबी मीनाक्षी थी उन्होंने भी दे दिया, जो आंकड़े थे नौकरियों को लेकर खासतौर से, तो ये क्या लगता है संस्थाएं क्यों सवालों के दायरे में आ रही हैं? देखिए, संस्थाओं के भी जैसे सवालों के घेरे की बात करी, कपिल सिब्बल की इन्होंने बात करी। कपिल सिब्बल ने अभी आपने सुना होगा, उसमें उन्होंने ये भी कहा जो मोदी लॉयलिस्ट बन रहे हैं ईडी के, तो ये इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, आज हम ओपोजिशन में हैं, कल पावर में होंगे तब देख लिया जाएगा। तो ऐसी खुली धमकी तो कांग्रेस के धमकी पे एफआईआर किया आपने? कांग्रेस की जी धमकी पे एफआईआर कराई? नहीं, देखिए ये पुलिस आपकी, ईडी आपकी, सीबीआई आपकी एफआईआर कराई। आपको भी जवाब दे रहा हूं मैं, ठीक है? आपकी बात का भी जवाब दे दूं पहले। ऐसी चीजें वकार साहब, अच्छा आप बताएं, आप लोकपाल बिल की मांग करते थे, वकार साहब आम आदमी पार्टी लोकपाल बिल की मांग करती थी, और एक इनका जो अरविंद केजरीवाल जी का बयान है कि हर साल, सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए, आपकी बात मैं नहीं कह रहा, आप सुन ले मेरी बात। आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने कहा था कि हर साल लोकपाल के आगे अपने एसेट सब डिक्लेयर करने हैं। अब जब डिक्लेयर करने की बारी आई 4 साल में, आम आदमी पार्टी ने क्या करा? आपके 50 एमएलए ने डिक्लेयर किया, खुद केजरीवाल ने डिक्लेयर किया नहीं। आप लोग इसी बात को एडवोकेट करते हुए सत्ता में आए। आपके केजरीवाल ने कहा हर साल होना चाहिए, आपने कहा कि भाई हर साल होना चाहिए, क्या आपने किया? आपके 50 एमएलए ने बैक ऑफ क्यों किया बताइए गोपाल जी? हमें अन्ना हजारे आप ही के विरोध में धरना में बैठे थे। देखिए उनका कहना था कि बीजेपी, मोदी हमसे आश्वासन दिया था मोदी ने कि लोकपाल लाएंगे, और आप अभी अन्ना हजारे का आंदोलन देखे होंगे तो 5 साल में आप सीरियस होते तो लोकपाल ले आते। एंटी बीजेपी गन लेकर रुकिए, पहले आप एंटी बीजेपी गन लेके रुक जाइए जरा। पहले इनको वकार साहब के जब क्वेश्चन के आंसर तो ले लूं मैं। वकार साहब की मैं क्लियर बात बता रहा हूं। इनके सवाल बोल रहे थे कि हर साल होना चाहिए, तो इनके 50 एमएलए क्यों बैक ऑफ कर गए? दूसरी बात, नहीं हमारे किसी एमएलए ने बैकआउट नहीं किया। नहीं, क्या लोकायुक्त के सामने एसेट डिक्लेयर कर दिए? विधानसभा में पास हुआ पड़ा हुआ है माननीय मोदी। क्या कह रहे हो? और बीजेपी के एमएलए से सर्वे कर दिया, आपके 50 एमएलए। बीनू मेनन आपसे सवाल किया था, आप उल्टा सवाल करने लगे। दूसरा राजेश यादव दूसरा शायद जैसे कह रहे थे ना, राजेश यादव जी आपके पास बहुत सबूत है मान लीजिए, लेकिन चुनाव का इंतजार करते हुए आप प्रियंका गांधी पर आज टिकाए बैठे ही। देखो, सभ्यता से डिबेट करो, बदतमीजी की डिबेट में कोई जरूरत नहीं है। कोई भी, मैं मोदी साहब देश के, देखिए आपने चोर, आप प्रधानमंत्री को चोर बोल सकते हैं, मैं राहुल गांधी को पप्पू बोलने पर आपको ऐतराज होगा। राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी बेवकूफी बोलते हैं, आप राष्ट्र के प्रधानमंत्री को चोर बोल देते हो। आजाद साहब, आप पॉलिटिकल मंच पर कुछ भी कहें वो हमारा, लेकिन हम अपने मंच पर किसी भी पॉलिटिकल हस्ती को, खासतौर से पीएम, हमारी जो एक तरह से पीएम, देश के पीएम होते हैं, हम उनको लेकर ये भाषा का कम से कम हम इजाजत नहीं देंगे। देखिए जी, जहां तक जो आपको कोई चीज बुरी लगे मेरी, तो आपको समय मिलेगा उसमें रख दीजिए, बीच में मत बोलिए। जरा आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा सवाल यह है कि आपके पास 2-3 मुद्दे, जैसे अभी आपने, अब आपको लिफ्ट भी मिलने लगी है, आप उत्साहित ज्यादा हैं, फिर आप राफेल लेकर आ रहे। कल सीएजी की रिपोर्ट है, आपने तैयारी की है, जिस तरीके से 2-3 सवाल उठ रहे हैं, क्या लगता है आपको यही मुद्दा रहेगा अभी?
देखिए, मुद्दा तो देश में बहुत हैं। आप देखिए, इतने इतने भ्रष्ट अधिकारियों का जमावाड़ा हो गया है। डी नागेश्वर के लिए कांग्रेस नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? हाँ। यही तो लेके आए थे सीबीआई के अंतिम डायरेक्टर। कौन क्या कहा था? भगवान भरोसे चल रहा है देश, यही तो कहा था। सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं ये। वाड्रा के बाद ज्यादा ऑफेंसिव हुआ। वो इनके आंकड़े यहां प्रस्तुत करते हैं। 2 अधिकारी तो जो डायरेक्टर और जो मैडम दोनों रिजाइन कर गए। देखिए, सारे अधिकारी जो अच्छे अधिकारी हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, भ्रष्ट हैं, उनका जमाड़ा है, उन पर केस हैं बहुत अधिकारियों पे, उनको ही पदोन्नत कर रहे हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें, ये जो इन्होंने बड़े बड़े देश में वायदे करे, इस पे किसी पे भी खरे उतरे हों, एक पे भी हो, और इनमें डिबेट करवा लो तो उत्साह ऐसा हो जाता है, अरे भाई तुम्हें बुरा लग रहा है, चौकीदार चोर है। चौकीदार कोई हमने नारा थोड़ी दिया था, चाय बेचने वाला हमने नारा थोड़ी, जबरदस्ती बनते हैं कि हम चौकीदार हैं देश के, हम चाय वाले हैं। अरे कभी 1 कप चाय ना बेची, कभी चौकीदारी। ये इसलिए गरीब लोगों में दिखाते हैं कि हम हमदर्द हैं। गरीब लोगों को लूट लिया देश को, और भर भर के देश को बड़े बड़े पैसे वाले। ये जो मेहुल भाई भागे हैं, मुंह बोले भाई जो प्रधानमंत्री जी के, ये पैसे मुंह बोले भाई पार्लियामेंट में, मुंह बोले भाई, आप पार्लियामेंट में निकाल के देख लीजिए, पार्लियामेंट में देखिए। तो ये क्यों भाग गए? इतने चौकीदार सजग थे, उनकी नाक के नीचे से बड़े बड़े उद्योगपति पैसे लेके भाग गए। ये कह रहे हैं अरे हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, वो रात को सो नहीं पाता है। अरे वो तो ऐसे महलों में और बड़े बड़े फार्म हाउस में सो रहे हैं वो लोग, आप कह रहे हो कि वो सो नहीं। तो देखिए, आप इस तरह के ये चीजें लाएंगे। और ऋषि मिश्रा, जो माल्या का जिक्र किया जाता है, माल्या को जो लोन दिया वो किसने दिया, ये सवाल है। दूसरी बात, बीजेपी का एक स्टैंड है, वो कहती है कि हमारे जमाने में कम से कम वो घबरा के भागे तो सही, उन्हें और तो हमने लोन और हम पकड़ के भी ला रहे हैं, जनता एक मिनट आपके विरोध की बात कर रहा हूं, लेकिन सवाल भी सुन लीजिए ऋषि मिश्रा जी। सवाल यह है कि इसमें जो जनता के लिए ईमानदारी कहां से दिखाई देगी, जनता किस पे भरोसा करे, क्योंकि दोनों तरफ से बातें अच्छी सामने। देखिए, मैं आपके ही चैनल पे कई बार कहा हूं कि जो एनपीए का मामला है, जो लोन देते हैं उस पे का मामला है, कांग्रेस के यूपीए के टाइम में 3 लाख करोड़ था, और अब मोदी जी के कार्यकाल में ये 14 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। तो इस मामले में सर दोनों पार्टियां जो हैं फुटबॉल के 2 पोस्ट की तरह है। कभी जनता फुटबॉल बनी हुई है, कभी ये मारते हैं कभी ये मारते हैं। मेरा दोनों पार्टियों से सवाल है कि आप इतने ही ईमानदार हैं तो दोनों पार्टी लिस्ट जारी कर दीजिए, आपके टाइम में एनपीए कितना हुआ, यूपीए के टाइम में कितना हुआ और एनडीए के टाइम में कितना हुआ। दोनों पार्टी रीस्ट्रक्चर कितने बार किए, चाहे माल्या का लोन हो या मेहुल चौकसी जिसको प्रधानमंत्री जी मेहुल भाई कहते हैं, हाँ। उनका लोन हो। आप ये पार्लियामेंट में रख दीजिए कि भाई ये लोन लिए हैं, इनके टाइम में रीस्ट्रक्चर हुए हैं। हाँ। तो इस मामले में दोनों पार्टी चुप हो जाती है, क्योंकि इन्हीं एनपीए जिनको आप एनपीए देते हो, जिनको एनपीए करते हो, वो यही उद्योगपति इनको बैकडोर से चंदा देती है। आज भी ये जो बिलू मेनन जी इतने एग्रेसिव हैं, इतने यंग लीडर हैं, बहुत अच्छा लगता है, हमारे मित्र हैं। 1400 करोड़ का जो बीजेपी कार्यालय बना है, कहां से पैसा आया? तो बहुत बड़ी बात है, जो चंदा आती है, कॉर्पोरेट चंदा आता है या इनको राजनीतिक फंडिंग होती है, इस पे दोनों पार्टी चुप हो जाती है। राजनीतिक फंडिंग बंद कर दीजिए, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा तो वही बना हुआ है। ठीक है बीनू मेनन जी, सवाल बड़ा इन्होंने बहुत हमला कर दिया है। हालांकि हम उस सवाल पे नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि सवाल उठ गया तो एक तो आप यही जवाब दे दे। देखिए, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से जो है 1.1 लाख करोड़ जो है इकट्ठा कर रहा है बिकॉज ऑफ दैट कोड। ठीक है जी। जहां तक आपने पार्टी ऑफिस बनाने की बात करी, पार्टी ऑफिस जो है हर एक कार्यकर्ता, अगर आप बीजेपी का अगर तरीका मालूम होगा, हम लोग सारे चंदा देते हैं, हर लेवल पे चंदा इकट्ठा होता है, और वो पैसा जो है ना सर, पार्टी ऑफिस को ऐसे तैयार किया गया। कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस का पैसा खाया जाता है। बिल्कुल। देखिए, अभी यादव साहब आपके टाइम पे जब मैं बोलता हूँ आप चिढ़ जाते हैं, आप सुनने को राजी नहीं होते। आपके टाइम पे बोलो तो आप सभ्यता की बात करते हैं, तो आप भी ना बोले ना तू बीच में, तो मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, अब कांग्रेस की मैं बात बता रहा हूं। बकार साहब एक मिनट, बकार साहब आप चंदे की बात कर रहे हो, आप तो चंदा का ही गबन कर गए। आपके चंदाओं को कोई हिसाब है? ठीक है, चंदा वो कितना है वो सब है, उसकी भी बात देता हूं मैं, उसकी भी डिटेल देता हूं। कैसे आपने ये मोहल्ला क्लिनिक स्कैम चलाया, कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर स्कैम चलाया, कैसे पीडब्ल्यूडी स्कैम चलाया, है ना, कि कितने सारे इलेक्ट्रिक बसेस आ गए, कितने कैमरों में घपले करे, सब मालूम है। आपकी रुकिए, उस पर आ रहा हूं मैं। देखिए, 2009 में आर्मी चीफ ने 1.86 लाख 1,86,000
बुलेट प्रूफ जैकेट्स की डिमांड करी थी 2009 में। एनपीए की बात कर रहा हूँ, बुलेट प्रूफ चले, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, इट इज ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। देखिए, अच्छा फिजिक्स के पूर्ति कर पाई, 2014 तक पूर्ति नहीं कर पाई, हमने पूर्ति करा ना। देखिए वो हमने पूर्ति करा, पूर्ति करी है। हरिश्चंद्र की बात कर रहे थे, मैं हरिश्चंद्र की बात करने की कर रहा हूं। हमारे लिए देश सर्वोप्रिय है, वो शो कर रहा हूं मैं। 1.86 लाख जैकेट की जरूरत थी, बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत थी, क्यों नहीं था? मतलब आर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट जिसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो हमने पूरे करवाए। जो शूज हैं, जो बूट्स हैं, जो बूट्स इंडिया से इजराइल जाकर वापस 25,000 में आते थे, आज 2,200 रुपए में हम इंडिया में खरीद रहे हैं। ये ऐसे घपले करते हैं कांग्रेस वाले, कांग्रेस वाले ऐसे घपले करते हैं। आरोप लगा रहा राजेश जी आर्मी को लेकर हालांकि बिनु मैंने से सवाल किया जवाब दे रहे हो किसी और का, लेकिन सवाल आप पे भी उठा रहे। ये देखिए, देश में पहले तलवार से लठ से लड़ाई होती, जितनी टेक्नोलॉजी है यही तो ले आए। कांग्रेस ने तो 70 साल में कुछ करा नहीं है। अरे पहले लाठियों से लड़ाई होती इन्होंने जितनी भी मिसाइलें, जितनी भी जो भी बनाया देश ने, वो मोदी साहब ने बनाया। और जितने भी जो काम और देखिए स्मार्ट सिटी खड़ी हो गई, सारा देश में स्मार्ट सिटी बन गई। रुपया और डॉलर की आप बात करो तो रुपया तो हमारा बिल्कुल डॉलर का तो आगे निकल गया। देखिए, और आप तेल की बात कर लो, तेल बहुत सस्ते हो गए, 20 रुपए लीटर बिक रहा है देश में। मोदी साहब का राज्य है। ठीक है, आपने अगर तेल की बात है, आपने कर्नाटका में जो 28% था उसे 32% किसने किया? राजेश भाई भी जवाब दे दो, राजेश भाई से भी जवाब दे दो। ये व्हाट्सएप नॉलेज है, ये व्हाट्सएप नॉलेज है, ये व्हाट्सएप नॉलेज है, ये व्हाट्सएप नॉलेज रखते हैं आप। मैं रखता हूं बिल्कुल गहराई की। खालिद साहब चले जाइए हमारे खालिद साहब इन्होंने तेल की बात करी, इनसे एक बात पूछ रहे जरा, जब कर्नाटका में 28% था, अभी 32% कैसे हो गया, जरा बता दें। अभी चिढ़ रहे थे आप। ठीक है, मेरे ऋषि मिश्रा के मित्र से भी एक सवाल है। वकार चौधरी का लास्ट नंबर था, लेकिन ये दो शोर था, इसमें जो सवाल दब जाता है। ऋषि मिश्रा लास्ट कमेंट मैं ये करना चाहूंगा, 2019 का चुनाव सिर पर है, जनता के लिए एक ही दिन है, जनता को क्या सोचना चाहिए, अपने नेताओं से क्या सवाल करना चाहिए जो आए उनके पास वोट मांगने? शॉर्ट में मेरी जनता से यही अपील है कि जो आपका काम नहीं करता हो, जो आपका काम नहीं सुन, जो आपका जो आवाज को नहीं सुनता हो, आपके साथ खड़ा नहीं होता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको आप हरा दीजिए। ठीक है, उसको दरवाजे दिखा दीजिए। ठीक है, घर का दरवाजा दिखा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। सवाल यह है, जब लोग बोलते हैं और सब एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हैं तो दिल चाहता है कि वो उंगलियां उठी रहे और सवाल सामने आते रहे। हमें तो जरूरत यह लगती है कि हम बोले ही ना, तमाम चीजें सामने आ जाती हैं। कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना बेईमान है, कौन अपने सवालों को लेकर कितना तैयार है। सवाल उनसे पूछा जाएगा किसी और सब्जेक्ट का, जवाब आएगा किसी और सब्जेक्ट का, और यही शायद सच है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही, अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।